कभी सोचा है कि इतिहास में कोई एक पल ऐसा हो जो सब कुछ बदल सकता था? एक ऐसा पल जब शायद देश का बंटवारा होता ही नहीं। वो पल था 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान, और आज हम इसी की कहानी में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। तो बात है साल 1946 की। ब्रिटिश भारत में माहौल बहुत ही नाजुक था। एक तरफ राजनीतिक दबाव बढ़ रहा था, तो दूसरी तरफ सांप्रदायिक तनाव अपने चरम पर था। ऐसे गर्म माहौल में ब्रिटेन ने अपना, कह सकते हैं, आखिरी दांव खेला। उन्होंने एक हाई लेवल मिशन भारत भेजा, और उनके पास एक ऐसा प्लान था जो शायद भारत को टूटने से बचा सकता था। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या ये वाकई भारत को बंटवारे से बचाने का आखिरी असली मौका था? चलिए पता करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ब्रिटेन को ये सब करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। वो इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर क्यों हुए? देखिए, मामला ये था कि दूसरा विश्व युद्ध लड़कर ब्रिटेन की हालत खस्ता हो चुकी थी। आर्थिक रूप से वो बिल्कुल टूट चुके थे। इतने बड़े साम्राज्य को चलाने का खर्च अब उनके बस से बाहर था। ऊपर से भारत में आज़ादी का आंदोलन इतना जोर पकड़ चुका था कि अंग्रेज समझ गए थे कि अब सत्ता छोड़नी ही पड़ेगी, और वो भी शांति से। तो इसी सब के बीच मार्च 1946 में एक समाधान खोजने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। अब इस मिशन में 3 बड़े नाम थे जिन्हें भारत का भविष्य तय करने की जिम्मेदारी दी गई थी: लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो इस प्लान में ऐसा क्या था? क्यों इसे एकता की आखिरी उम्मीद माना जा रहा था? असल में ये भारत को एक रखने की एक बहुत ही पेचीदा लेकिन गंभीर कोशिश थी। तो ये कैबिनेट मिशन प्लान था क्या? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। ये असल में पावर को 3 लेवल पर बांटने का एक फॉर्मूला था। इसका मकसद था एक ऐसा भारत बनाना जो एक भी रहे और जिसमें अलग अलग प्रांतों को अपने फैसले लेने की पूरी आज़ादी भी हो। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। सबसे ऊपर एक कमज़ोर केंद्र सरकार, जिसके पास सिर्फ बड़े बड़े मुद्दे होते, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन। दूसरा, प्रांतों को 3 ग्रुप्स में बांट दिया गया था, जिन्हें अपने नियम और संविधान बनाने तक की छूट थी। और तीसरा, एक संविधान सभा जो पूरे देश के लिए एक कॉमन संविधान बनाती। मतलब ये एक तरह का पावर शेयरिंग फॉर्मूला था जो सबको साथ लेके चलने की कोशिश कर रहा था। और शुरुआत में तो लगा कि वाह, क्या मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि इसमें कांग्रेस को वो मिल रहा था जिसकी वो हमेशा से मांग कर रही थी, एक अखंड भारत। और वहीं मुस्लिम लीग को मुस्लिम बहुल इलाकों में जबरदस्त आज़ादी मिल रही थी। मतलब दोनों के लिए कुछ ना कुछ था। तो फिर इतनी बढ़िया दिखने वाली योजना आखिर फेल कैसे हो गई? जवाब छिपा था एक छोटे से डिटेल की अलग अलग समझ में। हाँ, ये सवाल तो बनता है, अगर दोनों ही पार्टियों को कुछ ना कुछ मिल रहा था तो फिर ये समझौता टूटा क्यों? गड़बड़ कहाँ हुई? और असली पेच फंसा प्रांतों की ग्रुपिंग पर। कांग्रेस के लिए ये ग्रुपिंग बस एक टेम्पररी अरेंजमेंट थी। उन्हें डर था कि कहीं ये आगे चलकर पाकिस्तान बनाने का पहला कदम न बन जाए। वहीं मुस्लिम लीग के लिए इन ग्रुप्स का स्थायी होना बहुत जरूरी था। उन्हें लगता था कि अगर ये ग्रुप्स टेम्पररी हुए तो बाद में हिंदू बहुल केंद्र सरकार इसे खत्म कर देगी और मुसलमानों के हित सुरक्षित नहीं रहेंगे। मतलब एक ही प्लान की 2 बिल्कुल अलग अलग डरावनी तस्वीरें। और बस इसी एक मतभेद ने अविश्वास की ऐसी खाई खोद दी कि बातचीत का ढह जाना लगभग तय था। इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। पहले तो दोनों पार्टियों ने हाँ कर दी, लेकिन फिर ग्रुपिंग वाले मुद्दे पर बयानबाजी शुरू हो गई, जिसने आग में घी का काम किया। देखते ही देखते भरोसा पूरी तरह से खत्म हो गया, और आखिर में मुस्लिम लीग ने प्लान से अपना समर्थन वापस ले लिया। और फिर मुस्लिम लीग ने वो ऐलान किया जिसने समझौते के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद कर दिए: डायरेक्ट एक्शन डे। इस प्लान के फेल होने का नतीजा बहुत भयानक था। पूरे देश में हिंसा फैल गई, पार्टियों के बीच विश्वास का धागा टूट गया, और अब बंटवारा लगभग तय हो चुका था। यह एक ऐसा सवाल है जो आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर करता है। ये भारतीय इतिहास के सबसे बड़े क्या होता अगर में से एक है। अगर ये प्लान कामयाब हो जाता तो हम वापस वहीं आ गए अपने पहले सवाल पर। क्या ये वाकई अखंड भारत का आखिरी मौका था? खैर, एक बात तो साफ है, इस योजना के फेल होने ने बंटवारे का रास्ता खोल दिया और हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि इतिहास की कहानी कितनी अलग हो सकती थी।